गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अगेन ऑफ द गोड की आने वाली एपिसोड जो नोवेल बेस होगी। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे पिछले चैनल पे जाकर उसका पार्ट देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहीं से क्लिक करके डायरेक्ट उसी वीडियो पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सीनियर वन होते हैं वो बाहर लड़ने आ जाते हैं, मगर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह पिट जाते हैं, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और जैसे वो लोग सीनियर वालों को मारने वाले होते हैं, वहीं पर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो देखते हैं कि आसमान में एक जोरदार फोनिक्स की चीख आती है और एक बहुत ही बड़ा फोनिक्स आसमान में उड़ रहा होता है। और वो देखते हैं कि नीचे यूंची खड़ा होता है, जो अपने हाथ को आसमान पे लेकर खड़ा होता है। और वो तेजी से उड़ के सीनियर वालों के पास आता है और वो सीनियर वालों को अपनी गोद में उठा के उसको अपने सीने के साथ लगा लेता है। जब सीनियर वालों देखते हैं कि ये यूंची है तो वो रोने लग जाते हैं। वो कहता है, अच्छा तुम जिंदा बच गए वहां से। तो यूंची होता है इस टाइम पूरी फोनिक्स की आग के अंदर जल रहा होता है और वो जो आग होती है वो सीनियर वालों के ऊपर चढ़ जाती है हल्का हल्का करके। और ये सब कुछ यूंची खुद कर रहा होता है, क्योंकि जो सीनियर वालों होते हैं उनकी पावर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होती है। इस आग से ना सीनियर वालों को जलन हो रही होती है, ना उनके कपड़े जा रहे होते हैं। उल्टा सीनियर वालों को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है और सीनियर वालों की जो पावर होती है वो तेज से रिकवर भी होने लग जाती है। और उस ब्लास्ट के बाद जितने भी वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं वो वहां से वापस खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो टेडी का मोबाइल होता है वो तो किसी कोने में ही चला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट उसने आज से कभी नहीं देखा था। अगर वो ब्लास्ट उसको डायरेक्ट लग जाता वो तो वहीं पे टुकड़े टुकड़ों में बैठ जाता। ये जो टेडी करने वाला एल्डर के साथ उसको चमचा खड़ा होता है, वो कहता है क्या आप ठीक तो है? कहता है ये जो पावर होगी यूंची की अपनी नहीं होगी, जरूर इसने 100 फैक्ट के अंदर से कोई और ट्रेजर भी चोरी किया होगा जिसकी इतनी ज्यादा पावर है, और ये इसके पास लिमिटेड ही होंगे और अब तक ये खत्म भी हो चुके होंगे। ये बात सुनकर जो टेडी करने वाला एल्डर होता है उसको भी यही लगने लग जाता है और वो यूंची को कहता है कि अब तो मैं तो ये टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाला हूँ, तू बेटा अब तैयार हो जाए बस। ये सुनकर यूंची कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि इस टाइम उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सीनियर वालों की गाल पे हाथ रख के उसको प्यार करने लग जाता है। और जो सीनियर वालों की जो चेहरे पे जो आंसू आए होते हैं उनको भी साफ कर रहा होता है। और फिर यूंची अपना एक हाथ नीचे करता है और उसमें एक हाथ में तलवार आ जाती है और वो एक हाथ सीनियर वालों को उठाई खड़ा होता है। फिर जो टेडी का एल्डर होता है उसके बाद जितने ही बंदे खड़े होते हैं सारे के सारे बंदों को कह देते हैं यूंची पे सारे इकट्ठे मिलकर अटैक करो। जैसे यूंची ये देखता है वो कुछ भी नहीं करता, वो अपनी जो तलवार होती है उस पर अपनी फ्लेम चढ़ाने लग जाता है और वो तेजी से वहां से गायब होकर उनकी तरफ बढ़ता है और उनको टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है। इतनी बुरी तरह उन सबको मारने लग जाता है कि बहुत ही ज्यादा वो भी आसमान भी तेजी से जाता है और वहां पे अपनी जो फोनिक्स की पावर के जरिए बहुत सारी फ्लेम्स के बॉल बना देता है, उनको दोबारा से जमीन पर फेंकने लग जाते हैं, जिससे ना बहुत सारे लोग मर जाते हैं वहीं पर ही। फिर जो टेडी का मोबाइल का जो चमचा होता है ना वो यूंची पे अटैक करने आता है। यूएस देखकर यूंची को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से तलवार उसकी सर के ऊपर से चलाता है, जो उसको दो टुकड़ों में बांट देती है। जब ये चीज सीनियर फारों और जो टेडी का मोबाइल देखता है वो खुद एक मिनट के डर जाता है, कहता है ये क्या, पहले तो ये बिल्कुल मासूम सा था, ये एकदम इतना जालिम कैसे बन चुका है। जब सीनियर फारो यूंची का ये वाला चेहरा देखते तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाती है, मगर एक ही दम ना जो टेडी का मोबाइल होता है वो भी तेजी से यूंची पे अटैक करने आ जाता है और वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक होता है उसको चार्ज करके यूंची पे करने लग जाते हैं। जब यूंची ये देखते हैं कि वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज कर रहा है तो वो फिर से अपनी इवल गोड्स की पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर जैस्मीन रोकती है, कहते पहले भी जब तुमने इसको इस्तेमाल किया तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, अगर अब तुमने इस्तेमाल किया तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मगर ये बात यूंची नहीं सुनता कि जो यूंची होता है ना, जो अपनी इवल गोड के जो फायर फीट की पावर को फोनिक्स की फायर के साथ मिला देता है, और जो यूंची की जो आंखें होती है एकदम इवल गोड की तरह रेड हो जाती है और वो जो फोनिक्स और इवल गोड की फायर को आपस में मर्ज करने के बाद एक जगह जमा करके तेजी से ना उस टेडी का मोबाइल की तरफ कर देता है और वो जो टेडी का मोबाइल था वो भी अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक उनकी तरफ भेज देता है। तो जब भी वो दो अटैक चार्ज होकर आपस में टकराते हैं तो जो यूंची का अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो टेडी का मोबाइल उसी वक्त ना खा जाता है और जो तेजी से जाकर टेडी का मोबाइल को जाके लगता है, जिससे जो टेडी का मोबाइल होता है वो दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी जगह सही से हिल भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि जो इवल गोड की जो पावर होती है वो यूंची ने फिर से एक दफा इस्तेमाल कर लिया फोर्सफुली, क्योंकि उसकी बॉडी काफी नहीं है कि वो उस पावर को बर्दाश्त कर सके। और फिर यूंची हल्का करके अपने घुटनों के बल गिर जाता है, मगर जब वो देखता है कि टेडी का मोबाइल अभी भी जिंदा है तो वो दोबारा खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे टेडी का मोबाइल ये देखता है कि यूंची उसको मारने आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो यूंची से मिलते करने लग जाता है, कहता है कि मेरे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत भी नहीं करूंगा। यूंची उसके पास आकर कहता है कि वाकई में लोगों की जाने लेना बहुत आसान है, मैं तूने कितने लोगों की जाने ली होंगे मगर तू अब तक एहसास ही नहीं है। और यूंची अपनी तरफ से तलवार घुमाता है, उस टेडी कमर का जो एल्डर होता है ना उसका जो फर होता है उसको धड़ से ही अलग कर देता है, फिर उसकी बॉडी पड़ी होती है और फर उसका दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जो सीनियर वार होती है और ज्यादा डर जाती है और जो यूंची की जब वो आंखों में देखती है तो उनको एक डेविल दिख रहा होता है। फिर जो टेडी कमर वाले एल्डर के जितने भी बंदे होते हैं वो जब देखते हैं कि जो टेडी कमर वाले एल्डर और उनके जो जितने भी लीडर सारे मारे गए वो वहां से भागने लग जाते हैं डर के। जब यूंची ये देखता है कि वो लोग भाग रहे हैं वो कहता है अच्छा तो तुम भागना चाहते हो तो आप देखता हो तुम कैसे भागते हो। और फिर यूंची एक और बार अपना हाथ आसमान में उठाता है जिससे ना एक और बड़ा फोनिक्स बन के आ जाता है आसमान पे, और फिर यूंची उन सबकी तरफ इशारा करते हो जिससे ना इतनी सारी फायर्स निकल के उन सबको जलाने लग जाती हैं और जगह जगह पे ब्लास्ट होने लग जाते हैं, जिससे इतने लोग मारे जा रहे होते, इतने लोग मारे जा रहे होते बहुत। और यूंची कुछ ही मिनटों में उन सबको ना भाप के अंदर बदल देते और वो पूरा इलाका पूरी तरह तबाह कर डालते। जब फिनिर वान ये देखते तो वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है।
और भी जो यूनची होता है हल्का हल्का करके नीचे उतरता है आसमान से, और जो फीनिक्स वानो होते हैं उनके पास आ जाता है, और जो उसकी जो रेड लाइट होती है ना आंखों से वो जा रही होती है हल्का हल्का करके। और भी वो फीनिक्स वानो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए क्या आप मुझे संभाल सकती हैं, और वो वहीं पर नीचे गिरने वाला होता है और फीनिक्स वानो उसे पकड़ लेती है। फिर फीनिक्स वानो यूनची से पूछते क्या तुमने पहले कई बार बहुत सारे बंदों को मारा हुआ है? ये सुन के यूनची हाँ में फरी आता है। वो कहते हैं कि मैंने इतने बंदों को मारा हुआ है कि जितना आप सोच भी नहीं सकती। फिर यूनची कहता है कि फीनिक्स वानो याद है मैंने आपको कहा था कि आप बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड है, वो मैं आप पे कोई कमेंट पास नहीं कर रहा था, मैं आपसे वो शिकायत कर रहा था कि आप इतनी ज़्यादा सॉफ्ट क्यों है। कहते हैं कि अगर हम किसी ज़ालिम बंदे को एक दफ़ा छोड़ देते ना तो हम कई सारे जो इनोसेंट्स बनते हैं उनके ऊपर हम जुल्म कर डालते, क्योंकि वो ज़ालिम बंदा कई बार जाकर उन इनोसेंट्स बंदों को मार देता है। फिर वो यूनची कहते हैं कि अगर मैं इनमें से आज एक को भी यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं देता ना, फिर वो बाहर जाकर लोगों को बताते कि विलेज के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, और कहते हैं कि फिर उस विलेज को हंट करने के लिए कई सारे लोग फिर से बाहर से आते हैं, और हम फिर से कई सारे जो इनोसेंट्स लोग हैं उनकी जानों को खो देते हैं यहाँ पर। और फिर अचानक फिर जो विलेज का लीडर होता है उसके पीछे से आवाज़ आती है, वो बड़ा खुश होकर कहते हैं आखिरकार यूनची तुमने इन सबको मार ही दिया। फिर यूनची कहते हैं कि आप पहले मुझसे बात करना बंद करें, जितने भी जो बच्चे हैं उनको जाके खाना खिलाएं, क्योंकि सारे बच्चे इस टाइम बेहोश होते हैं भूख और प्यास से। ये सुन के वो लोग हाँ में फैलाते और तेजी से जाकर वहां से ना बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यूनची फिर एक बार अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है, जिससे ना जो फोनिक्स आसमान में खड़ा होता है जी वो यूनची की फ्लेम से बना होता है, वो वापस यूनची की बॉडी के अंदर आ जाता है। ये जो यूनची होता है एक ही दम ना उसकी आंखें ना गुस्से से फिर चमक उठते हैं, और वो देखते हैं कि जो दो बंदे होते हैं वो अब भी जिंदा बच्चे पड़े होते हैं। फिर यूनची फीनिक्स वार्न कहते हैं जल्दी जाए और आप उन दोनों को मार दें। ये सुन के जो फीनिक्स वार्न कहते हैं कि ये तुम्हारी इतने ताकतवर अटैक से जिंदा बच गए हैं, इसका मतलब है इनकी किस्मत में मरना नहीं लिखा, क्या तुम इन दोनों को जिंदा छोड़ नहीं सकते? ये सुनकर यूनची गुस्से से कहते हैं नहीं ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, यानी इनको किसी भी सूरत में जिंदा छोड़ा ही नहीं जाएगा। यूनची कहते हैं मेरे अंदर इस टाइम जरा भी ताकत नहीं बची, वरना मैं खुद ही मार देता, आप जाए उनको मार दे। और उसको तलवार ना फीनिक्स वार्न उनके हाथ पकड़वा देता है। फिर फीनिक्स वार्न हल्का करके उनके पास जाती है, मगर फीनिक्स वार्न उनको मारती नहीं है और उनको भागने का मौका दे देती है। और वो जैसे ही भागते हैं वो सीधा ना जो विलेज का लीडर होता है उसके पास जाता है, और उसको धक्का देके उसके हाथ में जो उसकी बेटी होती है जो बेहोश हुई पड़ी होती है वो छीन लेते हैं और उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम आगे बढ़े तो हम इसकी गर्दन ही अलहदा कर देंगे। ये जब हरकत यूनची देखते तो उसको जरा सा गुस्सा आ जाता है और फीनिक्स वार्न बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। वो कहते हैं काश मैं इनको ना छोड़ती और आज ये दिन ना देखने पड़ता हमें। और फिर वो विलन वाली हंसी देने लग जाते हैं, जैसे कि हर विलन देता है वो बड़ी गंदी वाली हंसी। और फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हारा वैसे ही मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे पूरे ग्रुप को मार दिया, अब इधर का विलेज का फायर ट्रेजर फिर अब मेरा होगा। यूनची ना हल्का हल्का करके फीनिक्स वार्न उनकी फाइट पे आ जाता है, और वो कहते हैं कि देखा अब आपने उसको छोड़ दिया, अब यही हमारे जो विलेज का जो बच्चे हैं अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कहते हैं इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप किसी एक जालिम बंदे को छोड़ते हैं तो कई सारे मासूम बंदों की जानें खतरे में आ जाती हैं। तब ये बात जो फीनिक्स वार्न सुनती है तो वो और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपने मुट्ठी को कस के दबाने लग जाती है। और यूनची कहते हैं कि अगर आज ये लोग यहाँ से जिंदा बच के भाग गए ना तो पता नहीं कितने फैक्ट होंगे जो इस विलेज पर अटैक करेंगे, और इन्हीं दो बंदों की वजह से कितने सारे विलेजर्स और मारे जाएंगे। फिर वो जो दो कमीनों में जो कमीने बच गए थे ना वो बच्चे गर्दन को बहुत ही बुरी तरह दबाने लगते हैं। वो बच्चा लेकिन बेहोश होता है, मगर वो दर्द की वजह से हल्का हल्का करके होश में आ रहा होता है। फीनिक्स वार्न उनके पास हल्का सा तलवार आगे करते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। अगर वो लोग नहीं रुक रहे तो वो कहते हैं जल्दी करो ट्रेजर दे दो। जो विलेज का लीडर कहता है कि वाकई में हमारे विलेज में कोई भी ट्रेजर नहीं है। ये बात सुन के वो बंदे को और गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम मुझसे अब भी झूठ बोलो, और वो बच्चे ही करते और जोर से दबाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही जब यूनची ये सब कुछ देखता है तो वो फिर अपना अपनी मुट्ठी को जोर से दबाता है, और वो जो बंदा होता है उसकी गर्दन ब्लास्ट कर जाती है और उसका सारा अपनी जगह से उड़ के दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। फिर यूनची कहता है कि मैं कैसे किसी को ऐसे ही जिंदा बच के जाने दूंगा, जब मैंने अटैक किया था तो मैंने सबको देख लिया कौन मरा और कौन जिंदा बच रहा है। और कहता है कि मैंने इन दोनों को इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि फीनिक्स वार्न ना अपना एक सबक सीख सके। यूनची कहता है कि अब फ्यूचर में ना फीनिक्स वार्न आप इस चीज का ख्याल रखना कि आपने किनको छोड़ना और किनको नहीं छोड़ना। और उन दो कमीनों में से जो एक कमीना होता है जैसे वो देखता है कि उसके साथी की गर्दन दूर उड़ के चली गई और वो बच्चा छूट के बच गया तो वो वहां से भागने लगता है। और इस बार यूनची कुछ भी नहीं करता और वो फीनिक्स वार्न की तरफ देखता है, और फीनिक्स वार्न तेजी से जाके अपनी पावर से उस बंदे को मार देती है। ये पहली बार फीनिक्स वार्न ने किसी इंसान को मार, उससे पहले उसने कभी भी कत्ल नहीं किया, और इस वक्त फीनिक्स वार्न थोड़ी बहुत डरी भी हुई होती है। फिर यूनची कहता है कि ये एक मार्शल आर्ट की दुनिया है, इसमें हमें अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना हम भी नहीं बच पाएंगे। और फिर हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनची ना बहुत सारे क्लैन के लोगों का इलाज कर रहा होता है, जो भी बैटल के अंदर जख्मी हुआ होता है उसको दवाइयां और इनके इलाज करता रहता है। फिर ऐसे करते करते एक अगला दिन भी आ जाता है जब यूनची कह रहा होता है कि अब मुझे इस क्लैन पे जाना होगा। ये उनके जो क्लैन का लीडर होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि इस वक्त तुम ही हमारे क्लैन में वाहिद एक बंदे जो हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और तुम्हारे पास ही इतनी पावर है
कहते हैं कि अगर आज तुम हमारे प्लान में ना आते ना तो हमें इन लोगों से कोई भी ना बचा पाता। ये बात सुन के युनची फिर उनको कहता है कि ना मैं ना जो तुम्हारी ब्लड लाइन के ऊपर जो कर्फ है ना मैं उसको हटा सकता हूँ। ये बात सुन के जो क्लैन का लीडर होता है एकदम शौक में आ जाता है और तभी फिर जाके युनची के कंधे पकड़ लेता है। कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, तुम वाकई में हमारी ब्लड लाइन के ऊपर से कर्फ हटा सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो इनकी ब्लड लाइन के ऊपर एक कर्फ है कि ये ना डिफरेंट प्रोफाउंड लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बात सुन के जो युनची होता है वो हाँ में फरीला और वो जो क्लैन का हेड होता है ना उसके माथे के ऊपर ना एक उंगली रखता है जिससे ना उसके अंदर से जो फोनिक फ्लेम होती है उसको जला देती है उसके कर्फ को। क्योंकि अब जो युनची अगला फोनिक स्क्वाड युनची खुद बनेगा तो अब युनची के पास इतनी पावर आ गई है कि वो कर्फ हटा सकता है फोनिक स्क्वाड का। और फिर युनची कहते हैं कल क्लैन के अंदर जितने भी बंदे होंगे तुम सबको ना एक जगह जमा कर देना और मैं उनके ऊपर फिर ये सारा कर्फ हटा दूंगा। ये बात सुन के वो जो क्लैन का लीडर होता है हाँ में फरी लाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। फिर युनची ना उन सब के ऊपर से कर्फ हटाने के बाद ना फुबैना लूज और उनके साथ बैठकर वहां से निकल जाता है। युनची को ना जाते हुए देखकर जो विलेज का लीडर खड़ा होता है और उसके साथ बच्चे भी खड़े होते हैं उसके बच्चे फिर बोल पड़ते हैं क्या फादर हम कभी फिर युनची से कभी मिल पाएंगे। ये सुनकर जो विलेज का लीडर होता है हाँ में फरी लाता है और कहता है कि तुम आगे जाकर उससे एक दफा फिर जरूर मिलोगे। और हमारा फिर ना फिर युनची पे शिफ्ट होता है। फिर युनची कहता है कि सीनियर सिस्टर और कितनी देर है हमें इंपीरियल सिटी पहुंचने में। फिर ये सुनकर सीनियर सिस्टर कहते हैं अभी तो हमें बहुत देर है। और ऐसे उनको सफर करते करते ना शाम हो जाती है। फिर युनची ने ना एक जगह नीचे पैलेस के पास उतर जाता है और वहां पे ना एक जगह रहने लग जाता है क्योंकि जो इस टाइम जो उसका बेड होता है वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। तो दोस्तों अब ना मैं आप लोगों को ना इस युनची के ना कमीनेपन और ठरकीपन की ना इंतहा बताने वाला हूँ। युनची और जो सीनियर जवान होंगे ना पैलेस के अंदर चले जाते हैं एक कमरा लेने के लिए। अब वहाँ पैलेस के अंदर जब कमरा लेने जाते हैं तो युनची जाता है और उस बंदे से कहता है क्या हम लोग को 2 कमरे मिल सकते हैं। यह सुन के ना जो बंदा होता है वो हाँ में सर हिलाने ही वाला होता है लेकिन युनची ना फिर उसको ना अपने हाथ के पीछे में ना एक पर्पल कलर का ना सिक्का दिखाता है। यह देखकर जो बंदा होता है उसकी लाल टपकने लग जाती है और वो बंदा भी जरा अक्लमंद होता है और वो समझ जाता है कि युनची मुझसे क्या करवाना चाहता है। और फिर वो शरीफो आचा बनाए कहता है वो मुझे माफ करना इस पैलेस के अंदर सिर्फ एक ही कमरा बचा है। ये सुन के जो युनची होता है वो भी आग पे तेल छिड़कने का काम करता है और कहता है कि सीनियर वालों मुझे लगता है कि इस पैलेस सिर्फ एक ही कमरा बचा, हम किसी और पैलेस में जाकर ट्राई करें। और वो उस बंदे को एक बार फिर आंख मारता है। ये सुन के वो बंदा फिर बोल पड़ता है, वो कहता है कि आपको यहाँ दूर दूर तक हजारों किलोमीटर दूर तक कोई भी पैलेस नहीं मिलेगा। ये समझो कि ये आखिरी पैलेस ही है जो इस टाइम खुला पड़ा है जो आपको एक कमरा भी बड़ी मुश्किल से हम आपको दे पा रहे हैं इस टाइम। इससे पहले सीनियर फारूक कुछ बोलती वो बंदा ही बड़ा चालू बंदा निकलता है और युनची को कमरे की तरफ लेकर जाने लग जाता है और सीनियर फारूक अपना मुंह बंद करके उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है। तो अब आप लोग समझ तो गए होंगे ना ये कितना बड़ा ठरकी और हरामी टाइप बंदा है। अब आप इसकी हरकतों से ये बात अंदाजा लगा लें कि ये वोयान और लिंग डोंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जो उसको वोयान को हर वक्त ठरकी ठरकी बोलते क्या ये उनके मुकाबले में आता है। ये तो पब्लिक में भी शुरू हो जाता है और पब्लिक में भी लोगों के सामने बात कर देता है जो करवाना चाहता है देखो कैसे करवा रहा है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, हम वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। फिर युनची और वो लोग कमरे में जा रहे होते हैं और जो युनची है ना पर्पल सिक्का चुप करके उसके हाथ में फेंक देता है। तो देख के वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जब वो युनची और फिनिश वार कमरे के अंदर छोड़ता है तो कमरे के अंदर पहले से ही माहौल बना पड़ा होता है और बिल्कुल रोमांटिक टाइप माहौल बना पड़ा होता है। और यहाँ पर जो फिनिश वार होंगे ना उनके दिमाग में कोई बहुत ही ज्यादा इधर उधर के फतूर आ रहे होते हैं और वो भी कई और फौजों में निकलती जा रही होती है। अपनी गाड़ी की फौज बहुत ही आगे तक ले जाती है। फिर और बाद में खुद ही अपने मुंह पे हाथ रख के शर्माने भी लग जाती है। युनची देखकर खुद ही हैरान होता है, कहते ये क्या, इसको एकदम क्या हो गया है। युनची कहता है कि सीनियर फारूक आप बहुत ही ज्यादा थक गई होंगी, आप जाकर बेड पे सो जाए। ये बात सुन के जो सीनियर फारूक होती है वो कहते फिर तुम कहाँ सोओगे। फिर युनची कहता है कि मैं एक मर्द हूँ, मैं जाहिर सी बात है जमीन पे सोऊंगा, मैं आपको तो जमीन पे सोने नहीं दे सकता। और अपना मासूमों वाला चेहरा बना के अपने दरवाजे के साथ टेक लगकर बैठ जाता है और कहते हैं कि मैं फिक्र ना करें, यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। जो सीनियर फार होते हैं वो अपने दिल में सोचने लग जाते कि कहते हैं कि ये तो वाकई बहुत ही ज्यादा जख्मी है और जो फ्लोर है वो वुड का भी नहीं बना हुआ, वो इस टाइम ना सख्त मार्बल का बना हुआ है और इसके जख्म तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। और फिर वो युनची कहते हैं तुम फ्लोर पे ना सो, मैं ही सो जाऊंगी। ये बात सुन के युनची कहते हैं कि ये तो सवाल में ही नहीं आता कि आप फ्लोर पे सोए, किसी सूरत में आपको फ्लोर पे सोने नहीं दूंगा। लेकिन फिर बोल पड़े कहते नहीं मुझे सोने दो आके। फिर युनची कहता है कि भाई अब बात आ गई मेरी मर्दानगी पे, मैं आपको किसी सूरत में फ्लोर पे सोने नहीं देने वाला। कि थोड़ी देर बाद युनची अपने दिल में खुद ही सोचने लग जाता है, कहता है ऐसा लगता है कि ये अल्फाफ ना मैंने कहीं सुने लगे और ऐसा लगता है कि यही अल्फाफ मैंने किसी और के साथ भी पहले बोले हैं और वो भी एक और लड़की थी कोई ना कोई। आपने समझ जाए कि इसका इधर रेफरेंस दे रही है, जरूर अपनी वो पहली बीवी का रेफरेंस दे रहा है। उसके पास भी तो वो भी तो इसको पहली रात जमीन पे ही सुनवाती है। जैसे युनची ये बात करता है ये बात जो सीनियर वार सुनती है उनके तो ये बात सीधा जाके दिल में ही लगती है बस। फिर जो युनची होता है वो अपने दिल में सोचते कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जो मेरी जो व्याख्या होती है उसके दिल पे भी ये बात जाके लग गई थी, उसने भी मुझे आखिरी दिनों में बेड पे सोने दिया था, तो ये कैसे मुझे सोने देगी जमीन पे। और अपने दिल में ना अपनी शैतानों वाली मुस्कुराहट निकाल के हंसने लग जाता है। ये उनके जो सीनियर वार होती है वो आगे बढ़ते और युनची का हाथ पकड़ के उसको बेड पे ले जाते हैं और खुद बेड की दूसरी साइड पर युनची को दूसरी साइड पे फुला देती है
और अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल के वहीं पर मुंह घुमाकर सो जाती है। और युनची कहती है अगर तुमने ये लाइन क्रॉस की ना तो तुम फिर देखना। यह सुनकर फिर युनची कहता है कि अगर सीनियर वारों अगर आपने ये लाइन क्रॉस कर ली तो मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊँ या फिर मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि मैंने कुछ महसूस ही नहीं किया। और सीनियर वारों होती है वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और आंखें बंद करके वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन जो फीमेल फान होती है ना वो उनके अपने दिल में महसूस हुआ होता है कि उनको ना युनची फिर ना किसी भी तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी युनची जो है उनको युनची फिर ना जरा सा भी डर नहीं लग रहा था कहीं वो मेरे साथ कोई पंगे ना करे, कुछ भी कर ले। इस वजह से वो वहाँ पर चुपचाप लेटी रहती हैं। और फिर थोड़ी देर में फीमेल फान उल्टी सीधी चीजें सोचने लग जाती हैं और फिर वो अपने आप इन्हीं ख्वाबों में ही खो जाती हैं। और वो अपने ख्वाब में ना जो युनची होता है उसको बहुत ही ज्यादा जोर से गले लगाई खड़ी होती है और उनको प्यार कर देती है। यानी आप समझ जो क्या हो रहा होता है उसके ख्वाब में। तो फिर हमारा फिर अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पहले जो फीमेल फान होती है हल्का करके अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो युनची को देखते जो उसको घूर रहा होता है। यह देखकर युनची ना एक शरारती वाली मुस्कुराहट देकर कहता है कि फीनियर फारम गुड मॉर्निंग। जब फीनियर फारम अपने आप को देखते हैं तो वो युनची के साथ में लिपटी पड़ी होती है। वो अपनी जो टांगे होती है वो युनची की वेस्ट पे रखी बैठी होती है और उनके कपड़े और बाल जगह जगह से ऊपर हुए पड़े होते हैं। ये देखकर जो फीनियर फारम होती है बहुत ही वह शर्मा जाती है और तभी से पीछे होती है और अपने कपड़े सही करने लग जाती है। युनची कहता लगता है कि आप बड़े दिनों बाद इतने अच्छे तरीके से सोई है। और फिर जो फीनियर फारम होते हैं वो अपने ख्वाब के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो ख्वाब में युनची के साथ क्या क्या कर रही थी और उनका चेहरा और ज्यादा फुर्क हो जाता है और वो और ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। फिर युनची अपनी जगह से खड़ा होता है और फीनियर सिस्टर के पास जाए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या और आप कहाँ से आई हैं, लेकिन आपको चाहे जो मर्जी हो जाए मैं आपको हर पूरा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर जो फीनियर फान होते हैं अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं और जल्दी फिर ना हाथ बढ़ा के ना अपना हाथ युनची के हाथों से छुड़वा लेते हैं और कहते हैं तुम कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी एक बीवी भी है। और वहां से तेजी से जाने लग जाती है। और फिर उनको ऐसे सफर करते करते एक और दिन गुजर जाता है और वो फिर एक और जो होटल होता है उसके अंदर जाके एक कमरा खरीद लेते हैं और युनची फिर अपने पैसों का जलवा दिखाता है वहां पर। और फिर से एक ही कमरे में दोनों चले जाते हैं और जो फीजन फान होते हैं वो फिर से युनची के साथ सो जाते हैं और जैसे ही सुबह उठती है वो फिर से युनची के साथ ऑक्टोबस की तरह चिपकी पड़ी होते हैं और ये देखकर वो फिर शर्माए रख देते हैं क्योंकि हर वक्त उनके कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसे करते करते ना इनको 5 6 7 8 दिन गुजर जाते हैं और 5 6 7 8 दिन तक ना इन लोगों को एक ही कपड़ा मिलता है और युनची अपने पैसों का जलवा दिखाता ही रहता है। और जो फीनियर फार हो गया हर रोज सुबह युनची के साथ ऑक्टोबस की तरह चिपकी उठती है। तब देखकर फीनियर फार बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाते हैं क्योंकि एक तो वो ऑक्टोबस की तरह चिपकी तो पड़ी होती है युनची के साथ, दूसरी बात है उनके कपड़े भी हर वक्त ऊपर नीचे हुए पड़े होते हैं और वो युनची के साथ ऐसे ही सोई पड़ी होती है। तो युनची बहुत से ऐसे नजारे देख लेता है जो युनची को नहीं देखने चाहिए थे। फिर अगले दिन जब युनची पीने को और होटल में जाता है तो वहां पर युनची इस पर डायरेक्ट एक ही कमरा मांगता है। ये सुनकर फीनियर वानो कुछ भी नहीं बोलती और युनची को एक कमरा ले देती है। युनची को पता चल चुका था कि अब मुझे पैसा और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब फीनियर वानो खुद ही आदी हो चुकी है मेरे साथ ऐसे सोने में। जो फीनियर वानो होते अपने दिल में सोचते कहते अगर ये युनची के अलावा कोई और मर्द होता ना तो मैं उसको अपने साथ कमरा तो शेयर करना दूर की बात है, मैं उसको अपने बाल को भी ना छूने देती। लेकिन जो फीनियर वार हो गए थे ये फौज से शर्माने लग जाते कि उनको ना अपने से छोटे लड़के के साथ मोहब्बत हो गई क्योंकि युनची जो होता है इस टाइम 16 साल का होता है और वो 28 साल की होती है। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।